अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PS6 रोजनामा। मुइस, कल के रोजनामा में हमने बताया था कि मार्केट अगर नेगेटिव होती है तो 173 से 175 का जो लेवल होगा उस पर स्लोली बाइंग की जा सकती है। लेकिन जैसे हमने आज देखा कि ऑयल ने 91 भी टच किया और मार्केट ने एक नेगेटिव इंपैक्ट लिया, तकरीबन 2500 पॉइंट्स नेगेटिव रही मार्केट और 171,700 की क्लोजिंग दी। मुइस, वीकली क्लोजिंग तो ऑयल की भी बड़ी मैटर करेगी, लेकिन जिस लेवल पे मार्केट अभी आके खड़ी हो चुकी है इस बारे में बताइएगा। हम इसकी स्ट्रेटजी को भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल आज का सेशन कैसा था इस बारे में। देखिए, आज मैंने मिड डे मूव में ही बताया था कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम है, वॉलेटिलिटी भी कम थी। ऑब्वियसली मार्केट नीचे थी, ऑयल कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। अच्छा, जो आपने कहा कि हमने कल बताया है कि 175 टू 173 बाइंग करनी है, तो मैंने बताया था कि स्लो स्लो छोटी क्वांटिटी के अंदर हमने शेयर्स बाय करना है और हमने जी सारा कैश यूटिलाइज नहीं करना 173 तक, क्योंकि उम्मीद है कि मार्केट वहां से और नीचे भी चली जाए। और इसी तरह हुआ जी कि मार्केट और नीचे आ गई और क्लोजिंग जो आज की आई है वो तकरीबन आज के लोएस्ट पॉइंट पर आई है। आज का लो लगाया मार्केट का 1,71,650 655 पॉइंट और जी क्लोजिंग आई है 1,71,740 पॉइंट। तो अपनी जो क्लोजिंग है वो आज के लो से तकरीबन 50-60 पॉइंट ऊपर दी है मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आज प्रेशर के अंदर बन रही है और जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है उनके अंदर सबसे टॉप पर कमर्शियल बैंक्स, फिर सीमेंट, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोरेशन और इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर एंग्रो होल्डिंग था। रिफाइनरी की हम बात करें तो रिफाइनरी के अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, अक्रॉस द बोर्ड रिफाइनरी आज प्लस थी, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा मार्केट के अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं था। अच्छा, एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑयल जब मार्केट क्लोज हुई थी तब तक ऑयल चल रहा था 89.5 89.85 पे जी हाई लगा के 89.5 के पास ट्रेड कर रहा था। लेकिन मार्केट बंद होने के फौरन बाद जो है वो हमने देखा कि ऑयल बढ़ना शुरू हो गया और इस वक्त करंटली $91 पर ट्रेड कर रहा है। तो ऑयल तेजी से ऊपर जा रहा है और अगर ऑयल नहीं रुका तो फिर कल की मार्केट को भी हम नेगेटिव देखेंगे। और हम्म मार्केट का जो मुझे बॉटम लग रहा है कहाँ तक जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट 170 तक जा सकती है और अगर 170 भी ब्रेक कर दिया मार्केट तो फिर 165 और 167 इज आवर न्यू लेवल, न्यू सपोर्ट एरिया। बिल्कुल ठीक है मोइस। मैं जैसे हमने कल भी डिस्कशन की थी इस बारे में, वैसे भी है कि जब ऑयल ने 89 का अपना हाई टच किया तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि अभी यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन ऑयल को हमने मजीद इसके बाद बढ़ते हुए भी देखा। आगे रोल ओवर वीक भी आ रहा है तो हम मार्केट में मजीद जो है गिरावट देख सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि 170 के लेवल पे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर जाएगी और यहाँ से एक पुल बैक हम देखेंगे? देखिए, ऑयल की प्राइस का अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आज से एक हफ्ता पहले आपको बता चुका था, जब $80 के पास ऑयल ट्रेड कर रहा था, जी कि 87 अगर क्रॉस करता है तो 97 की जानिब ऑयल बढ़ सकता है। और इसी तरह से हुआ, $4 87 के बाद 91 तक तो पहुंच चुका है। अब 97 का भी पॉसिबिलिटी है कि 97 का हाई टच करके वापस वहां से नीचे आ जाए, लेकिन ऑब्वियसली न्यूज पे डिपेंड करेगी कि न्यूज किस तरह की है। और जहां तक इंडेक्स की बात है तो इंडेक्स मुझे करंटली लग रहा है कि कल या परसों, कल के अंदर ही बल्कि 170 तक आ सकता है। कल फ्राइडे भी है। और उसके बाद मसले वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस भी पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, जिस तरह से बिल्कुल ऑयल की बिल्कुल। प्राइसेस बढ़ रही हैं। और सिर्फ आज के ही दिन 5 से 6% ऑयल की प्राइस बढ़ गई हैं। तो जो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब डेली पेट्रोल के रेट चेंज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आज 20-25 रुपए या 10 रुपए बढ़ जाए। अगर जी बढ़ जाते हैं इतने तो फिर इससे इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और मंडे वाले दिन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम्म मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर हम कंपनीज के इस क्वार्टर के भी प्रॉफिट्स धुलते हुए या फिर लॉसेस थोड़े बढ़ते हुए देख सकेंगे। और जिस वजह से स्टॉक मार्केट पे भी या पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी बात ठीक है कि इन्फ्लेशन पे इसका एक इम्पैक्ट आएगा और हमने पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस को भी बढ़ते हुए देखा है। मुझे एक एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या अगर एक एनालिसिस देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेड है कि 11.5% पे सस्टेन करेगी, या इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से चांसेस हैं कि ये इंक्रीज हो सकती है? उसका एक मार्केट पे भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो आएगा। देखें, आज से पहले जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो अनचेंज की थी। लेकिन अब क्योंकि ऑयल की प्राइसेस 5% 6% विद इन अ डे बढ़ चुकी हैं, ठीक है? जी उससे हमारे पास और मेजरली जो हमारे पास चीज़ देखी जाएगी वो देखी जाएगी फ्राइडे वाले दिन हमारे पास ऑयल की क्लोजिंग क्या आती है। अगर वो $91 $92 या फिर $95 तक भी चले जाता है अगर ऑयल, और वहाँ पर क्लोज़ करता है, तो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव और फिर 50 से 100 बेसिस पॉइंट बढ़ने की तरफ जा सकती है बात। जो कि पहले हम बात कर रहे थे कि अगर 80 के नीचे-नीचे या 67 पे जब ऑयल चले गया था, हम बात कर रहे थे कि अगर 67-70 के पास ही रहता है तो वापस से इंटरेस्ट रेट 1% कम होगा, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट। लेकिन अब जो हमारे नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन थी वो अब ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो इस वक्त तो अनचेंज ही है प्रेडिक्शन वैसे। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि स्विंग की एक अच्छी ऑप्शन ये कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि जो शेयर्स की प्राइसेस हैं वो काफी नीचे लेवल पे मिलेंगे। तो एक कितने वीक्स की एक अच्छी स्विंग की जा सकती है जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है? इस बारे में जरा बताइए। देखिए, वीकली बेसिस पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम 6 जी महीने का माइंडसेट रखते हैं, अगर आप या 5 महीने का दिसंबर एंड तक का रखते हैं, तो फिर आपको अच्छी स्विंग मिल सकेगी और आप बिना डरे अभी बाय कर सकेंगे। अभी मसला ये है कि इस जंग को तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और 6 महीने के अंदर जो एक जंग खत्म नहीं हुई, तो कौन एक्सपेक्ट करेगा कि 1 महीने के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी जंग या फिर ऑयल की प्राइसेस वापस सेटल हो जाएंगी। अगर सेटल हुई तो वापस ऊपर बढ़ जाएंगे, क्योंकि
जो मेजर हमारा जंग का मामला है वो अब तक खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। ऊपर से न्यूज़ आ रही है, जैसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया था, जिस वजह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई थी और $120 का हाई टच किया था। और अब हुँ, न्यूज़ आ रही है, खबरें आ रही हैं कि हमारे पास बाब अल मंदब जो एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरह है, लेकिन वहाँ पे खैर फ्लो कम होता है जहाज़ों का, लेकिन हुँ। वो भी बंद हो रहा है या बंद कर दिया है। अगर वो भी बंद कर दिया तो फिर ऑयल की प्राइस मतलब 120 से भी बढ़ जाएँगी। तो अभी कुछ भी एक्सपेक्टेशंस के अंदर नहीं आ रहा, सब जो है वो खतरनाक सूरत-हाल हुई हुई है। तो बस इस वजह से अभी जो मेन इन्वेस्टर कर सकता है वो ये कर सकता है कि अपना कैपिटल सेव कर सकता है। या जितना लॉस हो गया, जो ट्रेडर है जितना लॉस हो गया वो एग्ज़िट कर दे या कुछ शेयर्स होल्ड रखे, लेकिन मेजर उनके पास कैश होना चाहिए ताकि अगर मार्केट नीचे आती है बिलफर्ज़ तो वहाँ पर बाइंग के लिए कैश अवेलेबल हो हमारे पास। ठीक है, मैं कैपिटल के हवाले से ही आपसे अगली बात करने लगा था कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छी कंपनीज़ भी रखी हुई हैं। तो इस बारे में भी ज़रा बताइएगा कि कैपिटल एलोकेशन जो है, जो जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, कितने परसेंट एवरेज आउट करना चाहिए और कितना फ्री कैश रहना चाहिए कंसीडरिंग जो सिचुएशन अभी करंटली चल रही है? देखिए, अगर तो ट्रेडर है कोई, जी, बल्कि पहले हम इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर ने कोई शेयर लिए हुए हैं ऑलरेडी जी, 1,90,000 इंडेक्स के लेवल पर, ठीक है? और अब इंडेक्स हमारे पास नीचे आ चुका है 1,71,000, तकरीबन 20,000 पॉइंट अपने हाई से नीचे आ जी, चुका है इंडेक्स। तो अब क्या करें? अब इन्वेस्टर यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा बहुत बाइंग कर सकता है, क्योंकि इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 10% नीचे आया है, लेकिन पूरी मार्केट अगर हम देखते हैं या शेयर वाइज़ हम देखते हैं तो 20, 25, 30% आपको नीचे डिस्काउंटेड मिल रही है। एफएफसी की भी मैं बात करूँ तो वो भी 20-25% नीचे है। इवन अक्रॉस द बोर्ड जो जितनी भी इन्वेस्टर वाली कंपनी भी हैं, जो भी डिफेंसिव स्टॉक्स भी हैं, वो भी नीचे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना कि सारा कैपिटल अब इन्वेस्ट कर दो, नहीं। आपने अभी भी कुछ कैश रखना है, क्योंकि अगर और नीचे गई तो वहाँ पर भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट वाली अपॉर्च्युनिटी होगी, और जो अभी मार्केट नीचे आई उसको भी हम एक अपॉर्च्युनिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि हो सकता है ऑयल वापस नीचे आ जाए। तो हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन ना, तो आप थोड़ी जी। बहुत बाइंग करेंगे। 100% आप किसी भी चीज़ पर रिलाय नहीं कर सकते और ना ही 100% आप आज बाइंग कर सकते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि मोइज़ जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट हमेशा एक बुलिश मोमेंटम के अंदर नहीं चल रही होती है। हर वक़्त यहाँ प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती। यहाँ पे लॉस भी होते हैं और यहाँ पे नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ता है। तो स्पेशली जो कि न्यू एंट्रेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रिसर्च करके स्ट्रैटेजी बना के फिर काम करें, अपने कैपिटल को अकॉर्डिंगली एलोकेट करें। जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये तमाम सर्विसेज़ जिसमें आपको रिसर्च भी प्रोवाइड की जाए, स्विंग कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, लाइव ज़ूम सेशंस, यू नेम इट, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग डेस्क की ऑप्शंस एक ही जगह पे प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि एलीट क्लब है। जिसमें आपको स्टॉकीफाई की जितनी भी तमाम प्रीमियम सर्विसेज हैं ग्रुप से रिलेटेड, वो सारी एक ही जगह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है 0336244466। टीम आपको तमाम तफसीलात दे देगी। मोइज, मैं एक ऑडियंस का ही सवाल लूंगा और इसके साथ एक खबर भी अटैच करूंगा। एयरलिंक के बारे में आ रहा है कि वो ईवी बाइक्स के अंदर जाना चाह रहे हैं। अभी पहले उनकी एक सब्सिडरी का आईपीओ भी आया सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज का। थोड़ा सा एयरलिंक को बताएं, फंडामेंटली कैसा देखते हैं इसको, एक लॉन्गर आउटलुक आपको कैसी लगती है एयरलिंक? लॉन्गर आउटलुक के अंदर अच्छा स्लो स्लो अर्निंग्स बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ डिविडेंड देना कंपनी ने शुरू कर दिया है, और हम्म, इन्वेस्टमेंट के लिए इस सेक्टर के अंदर सिस्टम्स और एयरलिंक की है हमारे पास। तो कंपनी अच्छी है फॉर द लॉन्गर पीरियड, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं। जहाँ तक ईवी बाइक्स की बात है तो ईवी बाइक्स जी, एटलीस्ट होंडा भी ला सकता है, मिलर ट्रैक्टर की करेक्ट। भी बातें चल रही हैं, एयरलिंक की भी बातें चल रही हैं, और जब लाएगा, जब मार्केट के अंदर उसका किस तरह से नाम बिल्ड होता है, तो उन सब के ऊपर फिर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मुझे सवाल ये था कि एयरलिंक की बाइंग है एक बंदे की जिसने 154 पे बाय किया हुआ है और 50,000 अभी लॉस था, तो क्या मजीद इसको एवरेज आउट करना चाहिए यहाँ पे या अपना कैपिटल कहीं और एलोकेट करना चाहिए? देखिए, एवरेज आउट कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा नीचे आए और 120 के आसपास, तो फिर हम एवरेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उमेश, इस बारे में भी बताइएगा कि आगे नेक्स्ट रोल ओवर वीक भी आ रहा है और हम हो सकता है एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रहे, ऑयल प्राइसेस नीचे आए तो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। थोड़ा सा बताइएगा कि स्विंग के लिए व्हाट वुड बी योर टॉप 5 टू 6 अच्छी कंपनीज जिनके अंदर एक स्विंग की जा सकती देखिए, ये रोज़नामा डेली का शो है, तो मैं लंबे टाइम के लिए आपको क्या बताऊँ? जब है? जी, प्रॉपर पोज़ीशन हमारे पास बनेगी लंबे टाइम के लिए, तब हम बाइंग कॉल मैं आपको दे दूँगा। बाय कॉल प्रॉपर्ली दे दूँगा, जैसे कि हम पहले दे रहे थे, जिसके अंदर हमारे अच्छे खासे टारगेट अचीव हुए थे, या फिर हम टॉप पिक्स बता रहे थे। अभी मार्केट सिंपल सी ऐसी है कि एक ही स्ट्रैटेजी है कि कैश बचाओ अपना, या फिर कैपिटल बचाओ, ताकि फिर अगर और खराब हालात होते हैं तो वहाँ पर हम यूटिलाइज़ कर सकें उसको। अभी मुझे लगता है कि स्लो स्लो अगर आपने बाइंग करनी है तो फिर केमिकल सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर, सीमेंट के सेक्टर के अंदर आप थोड़ी बहुत बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस यही है, और कुछ भी नहीं है स्ट्रैटेजी मार्केट की। और स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हो जितने भी हैं उनके अंदर ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। एग्ज़ैक्टली, उमेश, अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रखेंगे तो ही बेनिफिशियल होगा, वरना तो फिर कैपिटल लॉस कर देंगे आप अपना। करेक्ट, ऐसी है। उमेश, कमोडिटीज के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन के अंदर कमोडिटीज किस तरीके से परफॉर्म करें, अगर हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, उस बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, गोल्ड का पिछले साल ही या इस साल के स्टार्ट के अंदर $5600 का हमने हाई देखा था, पिछले साल बल्कि आई थिंक। और उसके बाद हमने हमेशा देखा है कि जब भी जंग होती है तो गोल्ड की प्राइसेस, कमोडिटीज़ जो भी है, हमारा सेफ हेवन जो है हमारा गोल्ड, वो तो हमेशा बढ़ता ही है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। मसला ये है कि जी, इस जंग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है यूएस को।
ठीक है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ऑयल का एक्सपोर्टर बन रहा है, जिस वजह से हमने देखा कि डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। हमने सुना होगा, न्यूज भी आप लोगों ने देखी होगी कि इंडिया की करेंसी भी गिरी है और ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की, करेक्ट। पूरी दुनिया की करेंसीज गिरी हैं, डीवैल्यू हुई है, सिर्फ डॉलर बढ़ा है। तो ऑब्वियसली गोल्ड भी डॉलर के अगेंस्ट हम देखते हैं, तो इस वजह से गोल्ड की प्राइस इस जंग के अंदर नीचे आई है। तो गोल्ड भी नीचे है, सिल्वर भी नीचे, सारी कमोडिटीज नीचे हैं। क्रिप्टोस की बात करें तो वो भी अब नीचे आई हुई हैं, $65,000 पे चल रहा है बीटीसी भी हमारे पास। मतलब जितनी भी करेंसी है, आप जितने भी एक्सचेंजेस हैं, सब के सब नीचे आई हुई हैं इस वक्त जंग की वजह करेक्ट। से। बिल्कुल ठीक है। मोहित, स्ट्रैटेजी वैसे तो आपने शो के बीच में भी बता ही दी थी। यही होगी कि कैपिटल जो है आपके पास कैश फ्री होना चाहिए ताकि कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके। कोई प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं करनी चाहिए फ्राइडे को, इस बारे में भी बताइएगा, या होल्ड करके ही रखा जाए अपने स्टॉक्स को? देखिए, अगर ऑब्वियसली शेयर प्रॉफिट के अंदर है तो प्रॉफिट देखें, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मार्केट इस तरह की हो जाए ना कि हमें कैश जनरेट करना हो शेयर सेल करके, तो सबसे पहले आप जी। वही वाले शेयर सेल करते हैं जिसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, और कैश बनाते हैं। लॉस वाले शेयर बहुत सारे लोग नहीं बेचते हैं, ठीक है। अगर लॉस वाले शेयर हैं और वो फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं है तो वो आप भले सेल करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट के अंदर है वो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अगर सेम शेयर आपको वो नीचे मिल सकता है, नहीं तो कोई और शेयर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी डेली मिलती है बाइंग की, तो कोई और शेयर भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट्स हो वो रियलाइज करें तो ज्यादा बेहतर है स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल ठीक है। मजीद स्ट्रैटेजी एनालिसिस और नेक्स्ट वीक की क्या अपडेट्स होंगी, उसके लिए हमारी आपसे मुलाकात होगी हफ्तानामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मुइस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Thank you.